सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों, कल हमने किया था भाषा से अभ्यास 2, 3 और 4। तो बच्चों, पहले हम अभ्यास 2, 3 और 4 पृष्ठ संख्या 17 को दोहराएंगे और उसके बाद फिर हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, चलिए मेरे साथ आप भी दोहराइए। बच्चों, आप देख सकते हैं भाषा से जो हमारा बुक के अंत में यानी पाठ के अंत में दिया गया अभ्यास है, इसमें हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें चित्रों को पहचानना है और उनके नाम लिखना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न, भाषा से स पर ए की मात्रा से। भाषा से में बच्चों हमारा जो पहला चित्र है वह किसका चित्र है? पहला चित्र किसका है? हम पढ़ चुके हैं उसे और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो बच्चों, पहला चित्र है हमारा गिलहरी का। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे छोटी की मात्रा गी, ल ह और र पर बड़ी की मात्रा री, गिलहरी। उसके बाद दूसरा चित्र है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरे चित्र में घर है और मतलब घर के ऊपर आप अगर ध्यान से देखें तो आपको बरसात होती हुई नज़र आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बारिश लिखेंगे या बरसात लिखेंगे। तो यहाँ पे हम वर्षा भी लिख सकते हैं, बरसात भी लिख सकते हैं और बारिश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बरसात हो रही है तो हम बरसात लिखेंगे या वर्षा लिखेंगे या बारिश लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, अगला चित्र है घोंसले का। इससे हम यहाँ लिखेंगे घ पे ओ की मात्रा, घो स ल पर आ की मात्रा ला, घोंसला। तो बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न 2 में चित्रों को पहचान करके उनके नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे आपको इन चित्रों के नाम का जो स्पेलिंग है वो याद करना पड़ेगा, इन शब्दों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग पे छोटी की मात्रा गी, ल ह र पर बड़ी की मात्रा री, गी लहरी। ब र स पर आ की मात्रा सा, त बरसात। घो ख पर ओ की मात्रा घो और बिंदी सला, घोंसला। तो यह शब्द है, आप इन्हें लिख करके, बोल करके, पढ़ करके याद करेंगे। तो बच्चों, अगर हमें कोई भी मात्रा वाले शब्दों को, कठिन शब्दों को याद करना है तो हम लिख करके और बोल करके जितना ही हम उनको अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे से हमें ये मात्राएं आएंगी। उसके बाद बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है 3। अगले प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कुछ कठिन है, जिनको हम लिख करके, बोल करके समझेंगे। और नीचे हमें यह भी दिया गया है कि यह किस प्रकार के शब्द हैं। तो चलिए हम इन्हें भी करते हैं बच्चों। यह भी भाषा से है बच्चों। भाषा से हमारा तीसरा प्रश्न है सुनो और लिखो। सुनो, इन्हें इसलिए लिखा गया है सुनो और लिखो क्योंकि यह शब्द है जिनके हम श्रुति लेख बोल सकते हैं। जिन शब्दों को हम श्रुति लेख में बोल सकते हैं, आप इन शब्दों को सुन करके लिखेंगे। श्रुति लेख मतलब बच्चों डिक्टेशन। जितने भी हम कठिन शब्द पाठ में लिखवाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम श्रुति लेख के लिए लिखवाते हैं। तो यहाँ पे भी जो शब्द दिए गए हैं कठिन शब्द, इनको भी श्रुति लेख में आगे चल के बोला जा सकता है। तो आप इन्हें भी लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास है सुनो और लिखो। आप फिलहाल सुनेंगे और लिख करके इनको याद करेंगे। ख पर ओ की मात्रा खो, सुनो और लिखो। अब बच्चों, यहाँ पे जो शब्द हैं इनको हम पहले एक एक करके लिखते हैं। हमारा पहला शब्द है ज पे बिंदी जंग, ग और ल, जंगल। दूसरा शब्द है बच्चों वर्षा, वर्षा। उसके बाद तीसरा शब्द है बच्चों, आप देख सकते हैं, तीसरा शब्द है 3, प्यार और र पर बड़ी की मात्रा री, प्यारी। उसके बाद है 4 में हमारे पास है री, र पर छोटे की मात्रा तू, ऋतु। 5वां शब्द हमारा है बच्चों च पे छोटी की मात्रा चिन्ह,
चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं। च पे छोटी की मात्रा, चिन, त पर आ की मात्रा, ता, चिंता। उसके बाद हमारे पास है 6 में न पे छोटी की मात्रा नी, ठ, आधा ल और पूरा ल, निठल्ला। उसके बाद 7 में हमारे पास है बच्चों ग पर छोटी की मात्रा गी, ल, ह और र पर बड़ी की मात्रा री, गिलहरी। 8 में हमारे पास है च पर बड़ी की मात्रा ची, ट पर छोटी की मात्रा या, चींटियाँ। उसके बाद हमारे पास है मन मौजी। 9 पे है म, न, मौजी, मौ, ज पर बड़ी की मात्रा जी, मन मौजी। और 10 पर है त पर ए की मात्रा तै, या री, तैयारी। अब बच्चों यह शब्द जो है, इन सभी शब्दों को हमने पाठ में पढ़ा है और समझा है मतलब कि इनके हमने अर्थ को भी समझा है और इन सभी के शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इन शब्दों को हम चलिए एक बार फिर से समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह है जंगल, ज पे बिंदी, ग, ल, जंगल। अब जंगल क्या है बच्चों? जंगल एक स्थान का नाम है। जंगल एक स्थान का नाम है। तो पाठ पढ़ते समय भी मैंने आपको बताया था, किसी भी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला शब्द क्या है? संज्ञा है। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी संज्ञा शब्द दिए गए हैं, हम सभी शब्दों को जानते हैं कि ये किस प्रकार के शब्द हैं, लेकिन जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनके नीचे मैं एक रेखा खींच रही हूँ। तो पहला शब्द हमारा है संज्ञा। तो चलिए हम इस पर गोला बना देते हैं। ये है संज्ञा शब्द, क्योंकि यह स्थान का नाम है। जंगल एक स्थान का नाम है, इसलिए यह संज्ञा शब्द है। उसके बाद बच्चों वर्षा। अब वर्षा जो है बच्चों, बारिश को हम वर्षा कहते हैं, तो यह भी संज्ञा हो सकता है और वर्षा नाम भी हो सकता है। वर्षा किसी का नाम भी हो सकता है। तो चलिए यह भी संज्ञा शब्द है, हम इसे भी गोला बना रहे हैं। यह भी संज्ञा शब्द है, हम इसे भी गोला बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है आधा क, या और री। तो बच्चों वर्षा भी नाम है और यह ऋतु का भी नाम हो सकता है और या फिर किसी व्यक्ति या किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे आप वर्षा भी संज्ञा है, इसलिए आप इसको भी गोल बनाएंगे। प्यारी। तो जो जैसा कि मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्यारी का मतलब है कि यहाँ पे किसी के लिए प्यारी शब्द का प्रयोग किया है। तो हम जब किसी के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह उस शब्द का की अच्छाई या बुराई बता रहा है, यानी उस शब्द के बारे में बता रहा है। और किस शब्द के बारे में बता रहा है? संज्ञा शब्द के बारे में बताता है। तो प्यारी किसके लिए लगेगा? किसी भी संज्ञा शब्द के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने चींटियों के लिए प्यारी शब्द का प्रयोग किया है। पाठ में हमने चींटियों के लिए नन्ही प्यारी करके प्यारी नन्ही चींटियाँ करके हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पे प्यारी शब्द जो है चींटियों के बारे में बताया। तो वह शब्द जो हमें संज्ञा शब्द के बारे में बताता है, यहाँ पे संज्ञा शब्द का यह नाम नहीं है, यह संज्ञा शब्द के बारे में बता रहा है। इसीलिए हम प्यारी का मतलब यहाँ पे है विशेषण, तो हम इसको गोला नहीं बनाएंगे। तो यह विशेषण है, वह शब्द जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यह संज्ञा शब्द नहीं है, लेकिन यह संज्ञा शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारी शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द को और विस्तार से बताने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए संज्ञा शब्द नहीं है, लेकिन यह इसका प्रयोग हम संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए कर रहे हैं। तो प्यारी यानी चींटियाँ जो है प्यारी है, तो यह चींटियाँ जो संज्ञा शब्द है उनके बारे में बता रहा है, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। उसके बाद ऋतु। ऋतु का मतलब फिर मौसम है, ऋतु का मतलब मौसम है, तो ऋतु मौसम का नाम है। तो बच्चों ऋतु एक प्रकार का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द है, तो इसको भी हम गोला बनाएंगे। उसके बाद बच्चों चिंता। चिंता
करना, चिंता के साथ करना, तो यहाँ पे करने काम हो रहा है। किस चीज़ का काम हो रहा है? चिंता करने का काम हो रहा है। तो चिंता करना भी कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। निठल्ला। अब बच्चों निठल्ला, निठल्ला जो शब्द है यह भी विशेषता, मतलब एक तरफ से हम संज्ञा के बारे में निठल्ला शब्द, संज्ञा के लिए हम निठल्ला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वह शब्द जिसे हम संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग करते हैं और वह विशेषता बता सकता है, अच्छाई भी बता सकता है। विशेषता यानी वो अच्छाई भी बता सकता है, बुराई भी बता सकता है। तो यहाँ पे निठल्ला शब्द का प्रयोग हमने टिड्डे के लिए किया था। तो जो टिड्डा है वह निठल्ला था। तो यह टिड्डे के बारे में बता रहा है कि वह निठल्ला है। तो यहाँ पे यह भी एक विशेषण है। तो विशेषण अच्छाई या डिस्क्रिप्शन या फिर किसी को विस्तार से बताना, वो अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो यहाँ पे निठल्ला शब्द विशेषण है, क्योंकि हम इसे संज्ञा के बारे में बताने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों गिलहरी। गिलहरी एक नाम है। किसका नाम है? एक जानवर का नाम है, एक पशु का नाम है। तो हम यहाँ पे गिलहरी के लिए गोला बनाएंगे। तो यह नाम है, यह संज्ञा है। उसके बाद चींटियाँ। चींटियाँ भी एक जंतु का नाम है। जैसे गिलहरी एक जीव जंतु का नाम है, उसी तरह गिलहरियाँ भी जंतु का नाम है। तो यहाँ पे हम भी गोला बनाएंगे। उसके बाद मनमौजी। तो बच्चों मनमौजी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मनमौजी है वह, उसका प्रयोग भी हमने टिड्डे के लिए किया है। मनमौजी होना कि अपने मन का करने वाला। तो वह शब्द जो कि टिड्डे के बारे में बता रहा है, उसके स्वभाव के बारे में बता रहा है, उसके व्यवहार के बारे में बता रहा है, वह भी विशेषण है। तो हम इसको भी अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि यह विशेषण है, यह संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद तैयारी। बच्चों तैयारी क्या हुआ? तैयारी भी करना यानी काम हो रहा है। तैयारी करना यानी काम हो रहा है। तो यह भी ना तो विशेषण है ना ही संज्ञा है। तैयारी करना यानी कि काम यानी क्रिया शब्द है। तो यह इसको भी हम गोल नहीं बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी शब्दों के नीचे एक वाक्य लिखा है यह सभी नाम वाले शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे यह सभी नाम वाले शब्द नहीं हैं। तो इनमें से नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द संज्ञा, संज्ञा कहलाते, या नाम वाले शब्द संज्ञा हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा हैं। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं बच्चों, यहाँ पे दिए गए जितने भी शब्द हैं जो नाम हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। एक तो विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, दूसरा क्रिया है जो कुछ काम होने का पता कराते हैं, और तीसरा कुछ नाम वाले शब्द हैं। तो जो नाम वाले शब्द हैं, जंगल, वर्षा, ऋतु, गिलहरी, चींटियाँ, यह सारे जिन पे मैंने गोला बनाया है, यह सारे संज्ञा शब्द हैं। क्यों? कि ये सभी नाम हैं। तो नाम वाले शब्द संज्ञा हैं। तो यहाँ पे दिए गए जितने भी नाम वाले शब्द हैं वह संज्ञा हैं। और उसके अलावा बच्चों इन शब्दों को हमें, कठिन शब्द हैं, इनको हमें श्रुति लेख के लिए भी याद करना है। इसलिए प्रश्न हमारा है सुनो और लिखो। बाद में हमें संज्ञा के बारे में भी बताया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे संज्ञा को यह भी बताया कि इनमें से कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी दोहरा लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे हमारा आज का अभ्यास। तो बच्चों हमारा आज का अगला अभ्यास है प्रश्न 4, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों इन सभी को आपको बुक में करना है। इन सभी को यहाँ पे तो वैसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना और समझना है, अभ्यास करना है। तो इनको कॉपी में नहीं करना है, बुक से ही आपको पढ़ना और समझना है। अगर आपको अभ्यास करना है तो आप रफ कॉपी में लिख कर अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है विलोम शब्द। यह भी भाषा से है, विलोम शब्द। तो बच्चों क्या आपने विलोम शब्द पहले पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। आपने अपनी कक्षा 1 में विलोम शब्द पढ़े हैं। और विलोम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? भाषा से विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है 4, उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले
शब्द। अब बच्चों, उल्टे अर्थ का मतलब होता है वह शब्द जिनके अर्थ उल्टे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं और हम इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। पहली पंक्ति में हमें शब्द दिया गया है आगे, आगे, फिर है भ पर आ की मात्रा भा और र पर बड़ी की मात्रा री, भारी, फिर है ब, र पर आ की मात्रा रा, बड़ा, फिर है प पर आ की मात्रा पा, स, फिर है उत्तर, उ, आधा, त, र, उत्तर, फिर है ब पर बिंदी और द, बंद। अब है ह, ल, क पर आ की मात्रा का, हल्का, फिर है प्रश्न, प्रश्न, फिर है ख पे छोटे की मात्रा और ला, खुला, प पर बड़ी की मात्रा और छ पर ए की मात्रा छे, पीछे, द पर बड़े की मात्रा दूर, फिर है छ पर ओ की मात्रा छो, ट पर आ की मात्रा टा, छोटा। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पंक्तियों में कुछ शब्द लिखे हैं। पहली पंक्ति में शब्द लिखे हैं और दूसरी पंक्ति में इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे हैं, यानी विलोम अर्थ वाले शब्द लिखे हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे हैं। तो बच्चों, विपरीतार्थक, विलोम और उल्टे अर्थ वाले शब्द एक ही होते हैं। हमने 2 प्रकार के शब्द देखे हैं। एक तो समानार्थी शब्द होते हैं या एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं और दूसरा उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम यहाँ पे मिलान करेंगे। तो यहाँ पे पहला अर्थ है आगे। आप हमेशा देखते होंगे कोई चीज़ आगे है तो उसका उल्टा हम पीछे बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हमारे आगे है तो उसका उल्टा, हम कोई भी चीज़ पीछे है उसको हम पीछे बोलेंगे। तो पीछे वाली चीज़ को पीछे कहते हैं। तो आगे का उल्टा पीछे, तो हम आगे को पीछे से मिलाएंगे। उसी तरह से भारी, कोई भी चीज़ भारी है तो उसका उल्टा हल्का, तो हम हल्का ढूंढेंगे, भारी और हल्का। उसके बाद बड़ा, बड़ा, कोई वस्तु बड़ी है उसका उल्टा छोटा, बड़ा, छोटा। उसके बाद पास, उसका उल्टा दूर, तो हम पास को दूर से मिलाएंगे। उत्तर, उत्तर के साथ हमेशा प्रश्न आता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। उसके बाद बंद का खुला, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुला है। उसी तरह से बच्चों, यह हो गए विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर इनको हम पढ़ते हैं। आगे, पीछे, भारी, हल्का, बड़ा, छोटा, पास, दूर, उत्तर, प्रश्न, बंद, खुला। तो यह है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों, यह था भाषा का आखिरी प्रश्न। और अब हम करेंगे बच्चों बातचीत करो। हमारा अगला अभ्यास है बातचीत करो, और इसमें हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और किस तरह से बातचीत करेंगे, यहाँ पर दिए गए विषयों पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। तो बच्चों, हमारा बातचीत के में पहला प्रश्न है क, पशु पक्षी बरसात के मौसम से पहले खाना क्यों जमा करते हैं? पशु पक्षी बरसात के मौसम से पहले खाना क्यों जमा करते हैं? तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा और इस बात को हमने कई बार पाठ में डिस्कस किया है और विचार किया है कि जो पशु पक्षी हैं जंगल में रहते हैं, और जंगल में मतलब कहीं पे भी बच्चों, जंगल में बरसात का मौसम आने वाला था या वर्षा ऋतु आने वाली थी, तो इसकी वजह से जो जितने भी पशु पक्षी जंगल में रहते थे वह खाने और रहने का इंतज़ाम करना चाहते थे। तो बच्चों, खाने और रहने का इंतज़ाम, प्रश्न हमारा है कि मौसम से पहले खाने
खाना क्यों जमा करते थे? तो बच्चों इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हो जब बारिश शुरू होती है, जब एक बार बारिश शुरू हो जाती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है और उसके बाद हमें कहीं पे भी आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह की हमें परेशानी होती है तो जंगल के जानवरों को भी घर से बाहर निकलने में या फिर अपने लिए खाना ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो बच्चों यह परेशानी उन्हें न झेलनी पड़े इसलिए सारे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी चाहते थे कि बरसात होने से पहले वह अपने घरों में ढेर सारा खाना इकट्ठा करके रख ले, ताकि बरसात शुरू होने पर उन्हें भूखा ना रहना पड़े या उन्हें दर दर भटक करके खाने ना ढूंढना पड़े और उन्हें परेशान ना होना पड़े। तो बच्चों जिस तरह हमारे साथ हमारा परिवार रहता है, हम उसकी चिंता करते हैं, उसके लिए रहने और खाने का इंतज़ाम हमेशा करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे घर में खाने पीने की कमी ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बच्चों जो जंगल में पशु पक्षी रहते थे वो जानते थे कि बरसात आने के बाद खाने की बहुत समस्या हो जाती है और हमें अगर हमने अब भी नहीं इकट्ठा करके रखा तो बरसात शुरू होने के बाद बहुत कठिनाई होगी और हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो बरसात आने से पहले अपने घर में खाना जमा करके रखना चाहते थे। तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा क्योंकि हम कई बार इस पर विचार कर चुके हैं। तो पशु पक्षी बरसात के मौसम से पहले खाना क्यों जमा करते हैं? क्योंकि बरसात में खाने पीने की चीज़ें मिलने में समस्या हो जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है और उसके बाद बच्चों हमें खाना नहीं मिल पाता। इसलिए जंगल बरसात शुरू होने से पहले खाना जमा करके रख लेना चाहते हैं। तो बच्चों यह है हमारा पहला प्रश्न। अब एक बार फिर मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बातचीत करो या फिर आपका अब करने की बारी, यह जो प्रश्न है यह आप कॉपी में नहीं करेंगे। हमारा बातचीत करो यह सिर्फ हमें डिस्कस करना है, हम जानकारी के लिए सिर्फ इन प्रश्नों को कर रहे हैं। अगर आपको करके अभ्यास करना है तो और ज़्यादातर इसके जो प्रश्न होते हैं ये आप लोगों के करने के लिए होते हैं, ये मुझे बताने के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इन पर विचार कर रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ करके समझेंगे या फिर आप कहीं रफ कॉपी में लिख करके इनका अभ्यास करेंगे, लेकिन क्लास वर्क कॉपी में इन प्रश्नों को हम नहीं करते हैं। फिर ख प्रश्न है बच्चों, पहाड़ों पर रहने वाले किस मौसम के आने से पहले रहने खाने और ज़रूरत की अन्य चीज़ें जमा कर लेते हैं, क्यों? तो बच्चों ठीक उसी तरह जिस तरह कि हम मैदानों में रहते हैं, मैदान का मतलब है कि हम एक बराबर वाली ज़मीन पर रहते हैं। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा ईवीएस वगैरह में बच्चों, तो जो ज़मीन होती है या वह भी कई प्रकार की होती है, पहाड़ होते हैं, फिर प्लेटूज़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं या फिर आपके प्लेन लैंड होता है। तो हर जगह के जो लोग होते हैं उनके साथ अलग अलग समस्याएं होती है। जैसे कि हम प्लेन्स में रहते हैं, हम समतल ज़मीन पे रहते हैं, हमारी ज़मीन एक बराबर होती है, तो ऐसे जगहों पे बच्चों हम बारिश की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो पहाड़ होते हैं ऊंचे होते हैं, ऊंचे होने की वजह से जैसे हमारे यहाँ बारिश होता है उनके यहाँ बर्फ़बारी होती है, यानी कि स्नोफॉल होता है, जिसे इंग्लिश में हम बर्फ़ को स्नो कहते हैं। तो स्नोफॉल होता है, आपने देखा होगा कि बर्फ़ गिरती है और उसके बाद रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, छतों पर बर्फ़ जम जाती है, लोगों के घर अगर छूने लगते हैं, मतलब जब वो गलनी शुरू होती है तो छूने लगते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो छत के भी गिरने का डर होता है। तो लोग इसीलिए छतों पर से, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो छतों पर से बर्फ़ हटाते रहते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आना जाना बंद हो जाता है। अब आना जाना बंद हो जाएगा तो फल सब्जियां ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाती है। तो उस बरसात में बच्चों मतलब पहाड़ों में बच्चों जब स्नोफॉल शुरू हो जाता है या बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, उस समय बर्फ़बारी शुरू होने से पहले लोग वहाँ के अपने खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़बारी होती है, हमारी तरह बारिश नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पे जगह होते हैं, तो वहाँ पे बर्फ़बारी पड़ती है। बर्फ़बारी जब पड़ने वाली होती है उससे पहले ही लोग वहाँ के अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लेते
लेते हैं, क्योंकि एक बार जब बर्फ़बारी शुरू हो जाती है तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ आना जाना बंद हो जाती हैं। उसकी वजह से राशन भी, जो बाहर से राशन आते हैं वह भी आने बंद हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को समस्या होती है। और इसलिए ये जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं बर्फ़बारी से पहले अपने रहने का, अपने घर वर को भी ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि छतों पे अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ जमने की वजह से छत कभी कभी टूटने या धंसने का डर रहता है, तो वह भी छतों पर से भी वो जो बहुत लगातार कुछ दिनों तक बर्फ़बारी होती है तो छतों से भी बर्फ़ हटाते रहते हैं वो। और रास्ते भी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से रास्तों को साफ़ किया जाता है, जो बर्फ़ साफ़ करने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनसे बर्फ़ हटाया जाता है ताकि लोग आते जाते रहें। और जो भी आपने देखा होगा, पेड़ के पत्ते हों, पेड़ की डालियाँ हों, और जो भी चीज़ें गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है सब बर्फ़ से भर जाती है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है। तो इसलिए बर्फ़बारी से पहले, ठंडियों में बर्फ़बारी से पहले जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं वह अपने खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं या अपने घरों में इतना खाना इकट्ठा करके रख लेते हैं कि एक बार ठंडी शुरू हुई, बर्फ़बारी शुरू हो गई तो उन्हें परेशान ना होना पड़े। तो बच्चों, बर्फ़, अगर आप कभी घूमने गए होंगे पहाड़ी इलाके में, जिस समय बर्फ़ गिरता है या स्नोफॉल होता है, तो आपने देखा होगा जो बर्फ़ है यह एकदम देख करके पानी जैसे गिर रहा हो, लेकिन वो पानी बस जम जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे ठंड ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो बारिश की बूंदें हमारे यहाँ गिरती हैं वो जम जाती हैं। और आप वो जमी वाली बर्फ़ नहीं होती, बहुत हल्की बर्फ़ होती है, अगर आप उसको अपने हाथ में उठा के एक दूसरे पे फेंकेंगे तो वो एकदम फैल जाती है, तो बहुत हल्के वजन में भी हल्की होती है और उससे खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। तो वो पाउडर जैसी या अलग अलग मिट्टी जैसी बर्फ़ होती है, जिसको आप उठा करके उसको उछालोगे तो वो अलग अलग जमी हुई नहीं होती, उससे आपको चोट नहीं लगती है, वो इतनी हल्की होती है, तो उससे खेलने में भी मज़ा आता है। और जब आसमान से बर्फ़ गिरती है तो पेड़ों के पत्तों पर भी उसे देख करके अच्छा लगता है, तो ये नज़ारा बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहाँ के रहने वालों के लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं और जो गाड़ियाँ खाने पीने का सामान बाहर से लेकर के आती हैं उनका आना जाना भी बंद हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे रहने वाले लोग अपने खाने का इंतज़ाम पहले से कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि कोई ऐसी घटना कक्षा में सुनाओ जब तुमने मुसीबत के समय किसी की मदद की है। तो बच्चों, यह तो आपको सुनाना है, क्योंकि आपने मदद की है, आपको पता होगी। तो आप इस तरह की बातें जब भी हम कभी मिलेंगे, ये क्लास में मिलेंगे या फिर, तो आपसे सुनेंगे और आप हमें बताना। सब एक दूसरे को, जितने भी बच्चे क्लास के हैं वो कक्षा में अपनी अपनी साथ हुई घटना को बताएंगे। तो यह आपको करना है, यह आपके लिए प्रश्न है। तो बच्चों, हमारा आज का आखिरी अभ्यास है बच्चों, प्रश्न ग। अब करने की बारी का प्रश्न ग। ये कहाँ रहते हैं? रेखा खींचकर बताओ। तो बच्चों, आप सभी जानते हो, जो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों में हमें कुछ एक पंक्ति में कुछ जानवरों या पशुओं के चित्र हैं और दूसरी पंक्ति में बच्चों ठीक उसी के सामने हम देख सकते हैं इन जानवरों के रहने के स्थान के चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि हर पशु पक्षी या जीव जंतु कहीं ना कहीं रहता है। तो यहाँ पे भी जो जानवरों के नाम दिए गए हैं, जो जानवरों के चित्र दिए गए हैं, उनके सामने उनके रहने का स्थान दिया गया है। चलिए हम चित्रों को पहचान कर उनके रहने के स्थान से इनका मिलान करते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र है सांप का। आप देख सकते हैं, पहला चित्र सांप का है, दूसरा चित्र मधुमक्खी का है, तीसरा चित्र शेर का है, चौथा चित्र बंदर का है और उसके बाद पांचवा चित्र बच्चों ठीक उस बंदर के नीचे मछली का है। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो सांप है वो कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कुछ और चित्र बने हैं जो रहने के स्थान के हैं। तो हमें दिए गए चित्रों में से बिल ढूंढना है
आप देख सकते हैं तीसरा चित्र बिल का है, और तो आप सांप को बिल से मिलाएंगे। तीसरा चित्र किसका है? बिल का चित्र है। सांप बिल में रहता है तो आप सांप के चित्र को बिल से मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे चित्र में मक्खी है, मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी छत्ते में रहती है। छत्ता पेड़ पर भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग में भी हो सकता है। और लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी जो चित्र है पेड़ का है। पेड़ की डाली है और डाली से छत्ता लटक रहा है, तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है, इसलिए आप मधुमक्खी को छत्ते के साथ मिलान करेंगे। उसके बाद बच्चों शेर का चित्र है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है या मांद में रहता है। तो पहला चित्र मांद का या गुफा का है, तो आप शेर के चित्र को गुफा के साथ मिलाएंगे। उसके बाद बंदर, बच्चों हम सभी जानते हैं बंदर पेड़ पे रहता है, तो ऊपर से चौथा चित्र पेड़ का है, तो आप बंदर का मिलान पेड़ से करेंगे। उसके बाद बच्चों आखिरी चित्र मछली का है। मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है, तो यहाँ पे तालाब का चित्र है, तो मछली का के चित्र को हम दूसरा जो चित्र है तालाब का उसके साथ मिलाएंगे। तो बच्चों आप अपने बुक में देख करके पशुओं के या जानवरों के जो यहाँ पे दिए गए जानवरों के नाम को उनके रहने के स्थान के साथ मिलाएंगे। और इस तरह से बच्चों यह अभ्यास भी हमारा हो गया। अब अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों जो भी हमने आज पढ़ा उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।